नमस्कार मित्रों, फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आज आपके सामने फिर से एक बार पुनः हाजिर हूँ हिंदी शिक्षण को लेकर। और हिंदी शिक्षण में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लगभग आपने सभी वीडियो देखे ही होंगे, और अगर आपने सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट का आपको जो फोल्डर मिलेगा उसमें आपको सीटेट से संबंधित सभी वीडियोज मिलेंगे। वहाँ पे जाके आप वीडियोज देख सकते हैं। और जितने भी आपके सीटेट में क्वेश्चन आते हैं या जिस टॉपिक से आते हैं, मैंने हर टॉपिक को यहाँ पर लिया है और संपूर्ण शिक्षण की मैंने बात की है, जो किसी भी अन्य चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्यूचर क्लासेस ई लर्निंग पर ही मिलेगा। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बात की थी कि हम पढ़ेंगे कुछ नया, तो इस नए टॉपिक का जो नाम है वो आपका आकलन है। आकलन क्या है, क्यों है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लॉस क्या हैं, हमें इन सब के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि आकलन क्या है, यानी सबसे पहला पॉइंट आपका यही है कि आकलन क्या है, आकलन क्यों करते हैं, यानी क्या है कि आकलन है क्या। सबसे पहली बात आती है कि आकलन क्या है। तो आकलन क्या है कि जब हम किसी निश्चित समय सीमा में किसी कार्य को करते हैं, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, तो वहीं क्या कहलाएगा आपका आकलन। आकलन शब्द का सीधे सीधे अर्थ जो निकलता है वो होता है अंदाज़ा लगाना। अगर मैं बात करूं कि आकलन शब्द का अर्थ क्या है, तो आकलन शब्द का जो अर्थ है वह क्या है, अंदाज़ा लगाना, या कह लीजिए जिसे आप दूसरे शब्द में कहते हो अनुमान लगाना। अंदाज़ा लगाना कह लीजिए या कह लीजिए अनुमान लगाना, ये तीनों एक ही हैं। आकलन चाहिए या अंदाज़ा लगाना कहिए या अनुमान कहिए, ये तीनों का जो अर्थ बनता है वो आपका एक ही तरह से बनता है। यानी आप चाहे अंदाज़ा लगाना कहिए या चाहे कहिए कि अनुमान लगाना हो, तो इसी को क्या कहते हैं, आकलन। तो आकलन क्या है, यानी जब आकलन आपका है कि एक निश्चित समय सीमा में जब हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो वहीं क्या कहलाता है, आपका आकलन कहलाता है। इसके साथ ही साथ इसमें दूसरा पॉइंट आपका जो लिखा गया है कि आकलन क्यों करते हैं, मेन पॉइंट है कि आकलन करते क्यों हैं। तो अंदाज़ा लगाते क्यों हैं या अनुमान लगाते क्यों हैं। तो आकलन करने की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आकलन से सबसे बेटर जो होता है वो तो मूल्यांकन होता है, लेकिन आकलन करते क्यों हैं। देखिएगा, आकलन जो हम करते हैं वो इसलिए किया जाता है कि जब हमारे पास समय अवधि कम होती है, यानी जो हम आकलन करते हैं कि जब हमारे पास समय पर्याप्त नहीं होता है, यानी यह कह दिया जाए कि समय आपके पास बहुत कम रहता है और उस कम समय में हम ज़्यादा रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसी को जो नाम दिया जाता है वह क्या नाम दिया जाता है, आकलन के नाम से जाना जाता है। यानी उस कंडीशन को जो नाम दिया जाता है वह क्या नाम दिया जाता है, आकलन के नाम से जाना जाता है। यानी जब आपके पास समय कम होता है, तो उस समय जब आपके पास समय कम है तो उस समय के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको आकलन करना पड़ता है। क्योंकि अगर 100 बच्चों की कक्षा है और पूछा जाए कि बच्चों का पढ़ाई में स्तर कैसा है या बच्चे कैसे हैं, आप एक शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते आप बताओ, तो आप कैसे बताओगे। और वहाँ पर आपसे कह दिया जाए कि आपके पास जो समय आपको है वह सिर्फ 5 मिनट का है, वहाँ पर कह दिया जाए कि आपके पास जो समय है वह समय कुल कितने मिनटों का है, 5 मिनट का समय आपको दिया जाए। अब 5 मिनट का समय दिया जाए और 100 बच्चों को आपको जानना है कि बच्चे पढ़ने में कैसे हैं या पढ़ने में नहीं हैं, तो आप कैसे जानोगे। वहाँ पर मूल्यांकन आप नहीं कर सकते हो। हर बच्चे का मूल्यांकन करोगे तो हर बच्चे को लगभग 2-2 मिनट का आप समय दोगे, तब भी आपका 100 गुणते 2 करोगे 200 मिनट चला गया, यानी 3 घंटे से ऊपर का समय चला गया। और आपको पास समय कितना दिया गया है, 5 मिनट दिया गया है। तो इस कंडीशन में जब आपके पास समय पर्याप्त नहीं होता है
तो उस कंडीशन में जो क्रियाविधि आप करते हो वो क्या करते हो, आकलन करते हो। तो आकलन क्या होता है, समय की अवधि जो होती है वह कम होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आकलन। फिर आप उस कंडीशन में करते क्या हो कि 2 बच्चों को आपने खड़ा किया और उनसे कोई सवाल पूछा, 20 बच्चों को आपने छोड़ दिया, फिर 2 बच्चों को खड़ा किया, इस तरह से 25-25 का ग्रुप बना के आप 2-2 बच्चों से पूछे और सब में 2-3 मिनट का लगभग समय लिया। तो आपने देखा कि 5 से 6 मिनट में आपने आकलन कर लिया और उसी के बेस पे आपने बता दिया कि सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं या सभी बच्चे पढ़ने में बुरे हैं। यानी समय आपके पास कम रहता है तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो। तो ये इसका लाभ है। अब इसका हानि क्या होती है देखिएगा, क्या आकलन 100% होता है क्या, यानी जो आकलन का रिजल्ट होता है क्या वो 100% होता है क्या, कदापि नहीं। आकलन का रिजल्ट 100% होता ही नहीं है। आकलन का जो रेशियो होता है वह 50-50 होता है। आकलन का जो रेशियो होता है वह मैंने बताया कि कितना होता है आपका, 50-50 होता है। आकलन का जो रेशियो है वह 50-50 है, क्योंकि जब 100 बच्चों में आपने यानी 25 चौको 100 यानी 4 दूनी 8, यानी आपने 8 बच्चों को खड़ा किया 100 बच्चों में और 8 बच्चों से आपने पूछा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 8 बच्चे हों वो कक्षा के सबसे कमज़ोर बच्चे रहे हों और इसके बाद जो 92 कक्षा में बच्चे बचे हों वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब आपने 8 बच्चों से पूछा तो आपने रिजल्ट क्या कर दिया कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता जाता है। तो मतलब आपने जो बताया वो तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया ना। यानी जो आपने सोचा वो बिल्कुल उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया, विलोम हो गया, यानी गलत हो गया। या ऐसे कह लीजिए कि 92 लोगों को नहीं आता था और सिर्फ 8 लोगों को आता था, तो आपने 8 लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बता दिया, तो आपने पूरी कक्षा को कह दिया कि बहुत अच्छा आता है, सभी बच्चों को आता है, तब भी आपका आकलन क्या हुआ, गलत हुआ। तो मतलब जो आकलन का रिजल्ट होता है वो कह लीजिए आकलन का जो रिजल्ट निकलता है वह 50-50% निकलता है। यानी आकलन का जो रिजल्ट होता है वह सीधे तौर पर कहा जाए तो 50-50% का रेशियो होता है। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्या आकलन के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है क्या, चौथा पॉइंट है ये आपका अंतिम पॉइंट है। क्या आकलन के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है क्या, तो आकलन के आधार पर आप भविष्यवाणी कदापि नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया है कि आकलन का जो रिजल्ट होता है वह कितना 50-50% होता है। तो आकलन के आधार पर आप कह सकते हो कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यानी कह सकते हो कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। यानी आकलन के आधार पर जो आपकी भविष्यवाणी है वह कदापि नहीं की जा सकती है कि बच्चा आगे जाके इंजीनियर बनेगा या नहीं बनेगा, पुलिस बनेगा या नहीं बनेगा, डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। यानी आकलन के आधार पर आप कभी भी भविष्यवाणी को नहीं कर सकते हो। अब देखिएगा आकलन के कुछ तथ्य हैं, यानी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप एक बार देख लीजिए। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको नोट्स बनाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आकलन अनुमान पर आधारित होने के कारण सत्य तथा असत्य दोनों हो सकता है। वहीं जो मैंने अभी आपको ऊपर पॉइंट्स बताए हैं दोनों कि क्या आकलन 100% होता है, तो नहीं है। यानी आकलन क्या होता है, यहाँ मैंने बताया ना कि अनुमान, तो आकलन जो होता है वो अनुमान पर आधारित होने के कारण सत्य भी हो सकता है और उसके साथ साथ क्या हो सकता है आपका, असत्य भी हो सकता है। यानी जो आकलन है वह पूर्ण रूप से जो आधारित होता है वह अनुमान पर आधारित होता है, इसलिए आकलन जो आपका होगा वह सही भी हो सकता है और वह आकलन आपका क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। दूसरे पॉइंट पे बात की गई है कि आकलन शिक्षण प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि आकलन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यानी उसका बहुत ही मजबूत पार्ट है, क्योंकि भले ही इसका रिजल्ट 100% ना हो लेकिन आकलन की आवश्यकता हमें दिन प्रतिदिन पड़ती ही रहती है, या कह लीजिए सतत रूप में आकलन की आवश्यकता पड़ती है। और इसका प्रयोग आप शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं
अपितु जो आपका एक स्वाभाविक जीवन होता है उस जीवन में भी आकलन का प्रयोग आप दिन प्रतिदिन करते हो। यानी हर दिन आप आकलन किसी न किसी चीज़ में लगाते हो। सब्जी आप बनाते हो तो आप यही कहते हो कि हो सकता है, अंदाज़ा लगा के बताते हो कि मैंने इन मसालों का प्रयोग किया तो हो सकता है सब्जी अच्छी बनी हो। आपने मैथ के सवाल सॉल्व किए, अब उत्तर देखने आप जा रहे हो, आपने देखा तो आप कहते हो यार लगता तो है मैंने सही किया है। तीसरा पॉइंट में आप देखते हो यानी जो भी क्रियाकलाप आप करते हो तो सभी क्रियाकलाप को जब आप करते हो तो उसमें आप आकलन करते ही करते हो। यानी आकलन जो होता है वह मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यानी आज के समय में अगर आकलन देखा जाए तो यह क्या है, एक अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत होता है। इसके साथ ही साथ अब देखिएगा अगला पॉइंट, इसलिए यह शिक्षा की तरह अनवरत तथा सतत चलता है। जैसे हमारी शिक्षा होती है, मैंने अभी जो पॉइंट की बात की कि जैसे हमारी शिक्षा होती है वह कैसे चलती है, अनवरत चलती है या सतत चलती है। अनवरत शब्द का अर्थ होता है लगातार और सतत का अर्थ भी क्या होता है, लगातार से ही। यानी जैसे ये प्रक्रिया लगातार कॉन्टिन्यूअस शिक्षा पूरे जीवन पर्यंत चलती है उसी तरह से आकलन भी आपका जीवन पर्यंत चलता है। यानी आकलन की जो प्रविधि होती है वह हमेशा लगातार होती है और यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन तक लगातार कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, चलता ही रहता है। इसके साथ ही साथ अगर तीसरे पॉइंट की बात करूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है, आकलन वह तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक बच्चों के बारे में अनुमान करके शिक्षण प्रक्रिया को करता है या शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, संपादित करता है। आप कह सकते हो कि आकलन वह तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक बच्चों के बारे में अनुमान करके शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, संपादित करता है। यानी आकलन वह तरीका होता है कि जिसके माध्यम से जो शिक्षक होता है वह बच्चों के बारे में क्या करता है, अनुमान करता है और शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, संपादित करता है। क्योंकि जब वह दिन प्रतिदिन कक्षा में अपनी शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करता है तो वह आकलन करता रहता है। यानी जब वह दिन प्रतिदिन पढ़ाता है तो उसको आकलन कह लीजिए या कह लीजिए अनुमान वो लगाता है या अंदाज़ा लगाता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह बच्चों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है वह क्या करता रहता है, खुद ही करता रहता है और अनवरत करता है और कह लीजिए वह लगातार करता ही रहता है। यानी यह जो शिक्षण प्रक्रिया चलती रहती है, यह शिक्षण प्रक्रिया क्या चलती है, हमेशा चलती रहती है। तो वही बात की गई है कि आकलन जो होता है वह तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक बच्चों के बारे में अनुमान करके शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, संपादित करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आकलन अधिगम सीखने सिखाने के दौरान सतत चलता है। जो आकलन है वो अधिगम यानी सीखने के दौरान क्या है कि सतत चलता है। यानी जब आप कुछ सीख रहे होते हो तो जो आकलन की प्रक्रिया है वह सतत चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, क्योंकि सामने वाला जो आपको सिखा रहा है उसे अंदाज़ा होता रहता है, आकलन होता रहता है कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। पहले भाषा आकलन केवल विद्यालयी वातावरण तक क्या था, सीमित था। यानी पहले भाषा का जो आकलन था केवल विद्यालयी वातावरण तक सीमित था, परंतु आधुनिक समय में इसका क्षेत्र जो है वह क्या हो गया है, विकसित हो गया है। यानी पहले के समय में जो भाषा का आकलन हम लोग करते थे वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक सीमित था, विद्यालयी जीवन पर सीमित था और वातावरण तक सीमित था, परंतु आधुनिक समय में इसका क्षेत्र जो है अब क्या हो चुका है, विस्तृत हो गया है। क्योंकि इस क्षेत्र में जो बालक है वह जो क्षेत्र है इसका क्षेत्र क्या है, विस्तृत रूप हो चुका है, एक विस्तार रूप हो चुका है। ये बात यहाँ पर की गई है कि पहले सिर्फ विद्यालय तक सीमित था लेकिन अब यह विद्यालय तक सीमित नहीं है, इसका जो क्षेत्र है वह क्षेत्र क्या हो चुका है, पहले से बढ़ ही चुका है। इसके साथ ही साथ जो है अगले पॉइंट की बात करेंगे तो बच्चों में भाषा आकलन का सबसे अच्छा तरीका है उनसे प्रश्न पूछना है। देखिएगा मेन पॉइंट यही है आकलन का कि बच्चों में भाषा आकलन का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वह उनसे क्या होता है, प्रश्न पूछना होता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आपको आकलन करना है या किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले जो आपको है वो बच्चों से प्रश्न करना होगा।
और जब बच्चों से आप प्रश्न करते हो तो आपको एक अनुमान हो जाता है, एक अंदाज़ा आपको लग जाता है कि जो आपने शिक्षण प्रक्रिया को संपादित किया है वह बच्चों के समझ में आया है या नहीं आया है। यह पूरी प्रक्रिया जो होती है वह बच्चों से आपको पता चल जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों में भाषा आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका जो यही है कि उनसे प्रश्न पूछने से है। यानी जब बालक से आप शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते प्रश्न पूछोगे तो यह सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब प्रश्न पूछते हो तो आपको एक अनुमान मिल जाता है, आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि आपको प्रश्न पूछा है तो बच्चे को आता है या नहीं आता, उसको समझ में आया या नहीं आया। इन सब का सवालों का जो जवाब है वो आपको एक ही तरीके से मिलता है, और वो कैसे मिलता है? प्रश्न पूछने से मिलता है। अगला है, और यह सतत और व्यापक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वह पूछने का तरीका सतत होना चाहिए और व्यापक। व्यापक शब्द का अर्थ जो होता है विस्तृत होता है। व्यापक शब्द का जो अर्थ है वह क्या है आपका? विस्तृत होता है। तो यह सतत तथा व्यापक होना चाहिए। यानी प्रश्न पूछने का जो तरीका है वह शुरू से अंत तक, या कह लीजिए पूरे साल भर होना चाहिए, या कह लीजिए जितने घंटे की आप क्लास रह रहे हो उस पूरे घंटे में या उस पूरे अंतराल में यह प्रक्रिया सतत रूप से और व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। व्यापक स्तर का मतलब होता है सभी बच्चों से पूछना, कि एक बच्चे को ही केंद्र बिंदु ना मान के आप चलो, आप सभी बच्चों को जब केंद्र बिंदु मान कर चलते हो जिसका मतलब उसका जो स्तर है वो क्या हो गया है? व्यापक रूप पे आप कार्य कर रहे हो। यानी आप जो वहाँ पर कार्य कर रहे हो कैसे कार्य कर रहे हो? व्यापक रूप में कार्य कर रहे हो। इसी क्रम में देखिएगा आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन का एक तरीका यह भी हो सकता है कि चित्र वर्णन प्रश्न पूछने के अवसर देखना। यानी यहाँ पर क्या है कि प्राथमिक स्तर पर क्या हो सकता है कि उन्हें कुछ समझ में आया या नहीं आया है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? उनसे चित्र वर्णन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप जब पाठ्य पुस्तक में कि आप भावनात्मक कहानी का प्रयोग करो। भावनात्मक कहानी का मतलब जैसे मैंने बताया कि एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि कौवा क्या है, प्यासा रहता है और वह घड़े में पानी देखता है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नीचे रहता है तो वह पानी नहीं पी पाता। तो वह दिमाग क्या लगाता है कि वह कंकड़ लाके उस घड़े में डालता जाता है, और जैसे जैसे घड़े में कंकड़ बढ़ता जाता है पानी ऊपर आता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जो वह कौवा होता है वह पानी को पी लेता है। तो वही है कि चित्र वर्णन, यानी इसको आप चित्र के माध्यम से उस चित्र को 5 भागों में 4 भागों में डिवाइड कर दो, जिसमें पहले भाग में आपका जो कंकड़ हो, दूसरे भाग में आपका पानी थोड़ा सा ऊपर जाए, तीसरे भाग में थोड़ा सा और ऊपर जाए, और चौथे भाग में पानी बिल्कुल ऊपर जाए जिससे कौवा पानी पी ले। तो इससे बच्चों के मन में एक इमेज बनती है। वो जो इमेज बनती है क्या बनती है? उन्होंने कहानी ना सुना, वो सिर्फ क्या है? चित्र उन्होंने देखा। तो चित्र जब उन्होंने देखा तो इसके बाद अब आप उनसे प्रश्न करो कि बताओ बच्चों, आपने जो ये चित्र देखे इन चित्रों से आपने क्या सीखा है। जब आप बच्चे से पूछोगे कि जो आपने चित्र देखा है इनसे क्या सीखा है, तो अब वह बताएंगे कि हाँ मैंने जो देखा है वो कौवा पहले में पानी पी रहा था, पानी नहीं पाया, दूसरे में मैंने देखा कि पानी ऊपर आ रहा था, तीसरे में कंकड़ डालने से सर पानी और ऊपर आया, और चौथे में कहेगा सर अब क्या किया कि कौवे ने पानी पी लिया। तो आपको एक अंदाज़ा भी हो गया और आकलन की जो प्रक्रिया है वह भी आपकी सतत चलती रही कि कौवे ने जो पानी है वह पानी क्या कर लिया है? पी लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अंतिम पॉइंट को चलते हैं। वे बच्चे जो बोलने में कमज़ोर हैं या जिनमें उच्चारण कौशल का विकास नहीं हुआ है, उनमें आकलन का सबसे अच्छा तरीका उनसे लिखने के लिए कहना है। कई बार ऐसे होता है कि बालक जो होते हैं वह बोलने में कमज़ोर होते हैं, यानी या हो सकता है कि डर रहे हों आपसे तब ना बोल पा रहे हों, या कोई ना कोई कारण और भी हो सकता है। तो अगर कभी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि बच्चा बोलने में कमज़ोर है या बोल नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर बच्चे का आपको आकलन करना है, यानी ऐसे तथ्यों में अगर आपको आकलन करना है तो आप कैसे आकलन करोगे कि बच्चों से आप कहो, यानी उस बच्चे से कहो कि आप जो चीज़ आपके मन में है, जो चीज़ आपके मस्तिष्क में है, उससे कहो कि आप उस चीज़ को लिख दो। तो जब हो सकता है वह लिख ना पाए, लेकिन हो सकता है कि वह बोल ना पाए, लेकिन जब आप
उससे कहोगे कि बेटे आप लिख कर दिखाओ, तो हो सकता है वह लिख कर उस चीज़ को दिखा दे। तो इस तरह से भी आप आकलन क्या है बच्चों का कर सकते हो। तो ये आकलन का क्या है, एक तरीका है। इसके साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि यह वीडियो आपका थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसका आप लोगों का एक पार्ट और भी है, पार्ट सेकंड। तो अब हम जो देखेंगे अगले के बारे में कि और क्या क्या इसकी विविधताएं हैं, क्या क्या इनके लाभ हैं और हानियां क्या हैं इसमें, तो ये आगे वाले वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आप इसने अभी तक जो पॉइंट्स हैं, आपने ये 7 पॉइंट, इन पॉइंट्सों में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे इसके पार्ट सेकंड के वीडियो में। पार्ट सेकंड में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए उपयोगी हैं और क्या क्या चीज़ें आपके लिए उपयोगी नहीं हैं। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।